ये वीडियो जिसमें हम पैसिव वॉइस शामिल कर रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में जैसा कि हमने आपको पूर्व में बनाए गए वीडियो में बता रखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और बीच में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक पैसिव वॉइस में। तो इसमें क्या है कि एजेंट को यानी कि डूअर को लिखने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करते हैं। तो ये जानने के लिए मेरे पूर्व में बनाए गए वीडियो में लिंक के माध्यम से जाएं और वहां देख लें, तो उसमें आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए आज के इस वीडियो में हु विल हेल्प यू, आपकी मदद कौन करेगा, इन योर डिफ़िकल्टी, आपकी कठिनाई में, आपकी कठिनाई में आपको मदद कौन करेगा। तो जब हु से वाक्य आता है बन करके तो इसमें हम क्या करते हैं, बाय हुम में इसको चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस बनाते हैं। हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। हुम से जब आता है तो इसको हु से बनाते हैं, बाय अंत में लगाते हैं। और अगर ये वाक्य क्वेश्चन अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस अगर हमारा हु से बना होता है तो हम जो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय हुम बनाना होगा। बाय हुम इसको करके बाय को इसको सटा करके लिखना होगा। बाय हुम, बाय हुम विल, बाय हुम विल। अब क्या करना है कि यू को लेना है, बाय हुम यू। अब क्या करना है, बी को लगाना है, क्योंकि शैल बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, इस तरह से प्रत्येक मॉडल के बाद में बी का यूज़ करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाय हुम विल यू बी, अब हेल्प का क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा। बाय हुम यू बी हेल्प्ड, किसके द्वारा, बाय हुम किसके द्वारा आपको मदद की जाएगी, किसके द्वारा आपको सहायता किया जाएगा, इन योर डिफिकल्टी, आपके कठिनाई में, इन योर डिफिकल्टी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। हु विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी, आपकी कठिनाई में आपको मदद कौन करेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड इन योर डिफिकल्टी, आपकी कठिनाई में आपको मदद किसके द्वारा किया जाएगा। तो अर्थ नहीं बदलता, अर्थ तो वही रहता है, सिर्फ लिखना ही एक थोड़ा सा चेंज आता है लिखने में। देखिए आगे, डू योर होम, डू योर वर्क, अपना काम करो। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस है ये कि अपना काम करो। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, या तो आज्ञा सूचक वाक्य आता है या कोई प्रार्थना सूचक वाक्य होता है, रिक्वेस्ट वाला। तो ये क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य है। तो डू योर वर्क, अपना काम करो, ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। पहले लेट को अपनी तरफ से लिखना पड़ता है, इसमें है नहीं लेट। इसको जब इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो इम्परेटिव को हम लेट से ही हल करते हैं। तो इसमें क्या है कि योर वर्क, ये इतना ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो इसमें वर्क है लेकिन योर इसमें पजेसिव एडजेक्टिव है। तो लेट योर वर्क, अब आगे क्या करेंगे, बी लगाएंगे, बी करके अब इसमें क्या है, डू का सेकंड फॉर्म डिड हुआ और थर्ड फॉर्म इसका क्या हुआ, डन। तो डन यहाँ लिख दीजिए, डन। तो इसमें क्या हुआ, डू योर वर्क, अपना काम करो, लेट योर वर्क बी डन, अपना काम किया जाए या अपना काम करो। तो ये हुआ। देखिए अगला सेंटेंस, डू नॉट प्ले, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव इंपरेटिव है ये आज्ञा सूचक में। तो इसमें डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड, सड़क पर क्रिकेट मत खेलो। तो ऐसे में अब क्या करेंगे, लेट से ही इसको भी हल किया जाएगा। लेट अब किसके बारे में कहा जा रहा है, क्रिकेट के बारे में, तो लेट क्रिकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही लिखते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसमें लेट क्रिकेट। अब नोट है तो नोट को पहले इसके ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। अब क्या करेंगे, बी लिखेंगे, बी इसके बाद में लिखेंगे। लेट क्रिकेट नॉट बी, अब प्ले का क्या होगा, प्लेड। लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड, क्रिकेट नहीं खेला जाए, कहाँ कहाँ नहीं खेला जाए, ऑन द रोड, ऑन द रोड, सड़क पर। डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड, सड़क पर क्रिकेट मत खेलो। इसमें बोलने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, सुनने वाला भी इसमें कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन सिर्फ काम को दर्शाया गया है, इसमें काम बतलाया गया है कि इसमें ऐसा मत करो, सड़क पर क्रिकेट मत खेलो। डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड ऑन द रोड, सड़क पर क्रिकेट नहीं खेला जाए। ये हुआ। अब इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है ये, प्लीज़ गिव मी योर स्कूटर, कृपया अपना स्कूटर मुझे दो।
तो इसमें क्या है कि प्लीज़ का प्रयोग किया गया इसमें। तो प्लीज़ वाले वाक्य जो होते हैं, प्लीज़ या काइंडली से जब वाक्य शुरू होते हैं तो ये वाक्य इम्परेटिव वाक्य के अंतर्गत रिक्वेस्ट वाला वाक्य माना जाता है। इसमें रिक्वेस्ट दिखाया गया है। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को हम क्या करते हैं, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ये आई को बिठा दिया। अब रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। मे, आई मे। अब क्या करेंगे, प्लीज़ को यहाँ लिख देंगे, आई मे प्लीज़, आई मे प्लीज़। अब क्या करेंगे, मे का प्रयोग जब हुआ तो बी भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉडल है ना मे। अब क्या करेंगे, गिव का क्या होगा, गिवन हो जाएगा, गिवन। तो ये क्या हुआ, प्लीज गिव मी योर स्कूटर, कृपया अपने स्कूटर मुझे दे दीजिए। आई मे प्लीज बी गिवन, कृपया मुझे दिया जाए, क्या दिया जाए, योर स्कूटर, योर स्कूटर। योर स्कूटर। अब ये हुआ, प्लीज वाला जो है ये यहाँ लगाना है आपको। आई मे प्लीज बी गिवन योर स्कूटर, मुझे आपका स्कूटर मुझे दिया जाए। तो ये हो गया आपका वाक्य पूरा। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो था पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ये। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं कुछ इस तरह। जैसे मान लीजिए योर स्कूटर, योर स्कूटर, योर स्कूटर। अब इसमें क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, मे, योर स्कूटर मे प्लीज, प्लीज। अब क्या करेंगे, बी लगा देंगे, मे प्लीज बी। अब क्या करेंगे, गिवन, अब ये गिवन कर दिया। योर स्कूटर मे प्लीज बी गिवन, आपका स्कूटर कृपया दिया जाए, किसको दिया जाए। अब क्या करेंगे, टू लगा करके, टू को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा क्योंकि अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाए जा रहे हैं, इसलिए टू मी करना पड़ेगा। ये हो गया टू मी। योर स्कूटर मे प्लीज बी गिवन टू मी, आपका स्कूटर कृपया मुझे दिया जाए, ये हुआ। अगर हम तीसरा वाक्य एक और बनाना चाहें पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसका दो तरीके से तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा पैसिव वॉइस एक तरीके से और भी बन सकता है, जैसे प्लीज को देख करके हमें अंदाजा लग जाता है कि ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य है, तो ऐसे वाले वाक्यों को हम, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड टू अपनी तरफ से लिख करके बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। किस तरह से, देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना खुद की तरफ से लिखना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर स्कूटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर स्कूटर। ये भी तीसरे टाइप में पैसिव वॉइस बन जाता है। तो ये आप तीनों ही टाइप के तरीके समझ सकते हैं, जो सरल लगे वही आप दिमाग में रख सकते हैं। अब दे से ये बना हुआ, दे हमेशा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको कभी लिखते नहीं पैसिव वॉइस में। तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ही। ही टेंस कौन सा है, फाउंड को देखा तो फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है, ठीक है। तो फाउंड को देखा तो ये पास्ट डेफिनेट है, तो ही वॉज, क्योंकि पास्ट डेफिनेट में वॉज वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ही वॉज फाउंड, फाउंड इसका अपने आप में थर्ड फॉर्म है, ही वॉज फाउंड। अब क्या हुआ, दे फाउंड हिम, उन्होंने उसे पाया, क्या पाया, गिल्टी ऑफ मर्डर, हत्या का दोषी, उन्होंने उसे हत्या का दोषी पाया। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी, ILTY, गिल्टी ऑफ मर्डर, उन्होंने उसे, ठीक है, उन्होंने उसे हत्या का दोषी पाया। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, उसे यानी वह हत्या का दोषी पाया गया था, वह हत्या का दोषी पाया गया था। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। इसमें अब दे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, शी हैज़ लर्नड ऑल द लेसन्स, उसने सारे पाठों को सीख लिया है। अब क्या करना है, ऑल द लेसन्स। अब इसको लिखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल में होना ही है पहली सीढ़ी में। अब क्या करेंगे, ऑल द लेसन, ऑल द लेसन्स, ऑल के बाद में दे का आना जरूरी है और उसके बाद में हम नाउन को लिखते हैं, ठीक है। ऑल कहाँ से शुरू होता है, दो के लिए तो जैसे कि हम बोथ का यूज करते हैं, ठीक है, बोथ मीनी दोनों, दो के लिए बोथ, और तीन या तीन से अधिकों के लिए हम ऑल का यूज करते हैं। ऑल के बाद में दी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नाउन लिखेंगे। तो ऑल दी लेसन्स। अब ये सेंटेंस, ये तो एक वचन में था, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, इसमें बिन का यूज होता है। इसमें जब आपका सब्जेक्ट ही बहुवचन का है तो हैव लग जाएगा इसमें। अब हैव लगने के बाद में बिन का यूज करेंगे, बिन, उसके बाद लर्नड अपने आप में थर्ड फॉर्म है। अब ऑल दी लेसन्स हैव बीन लर्नड, सारे पाठों को सीख लिया गया है, किसके द्वारा, बाय, बाय लगा करके ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम।
ये बाय हिम कर दिया और अंत में फुल स्टॉप लगा दिया। ही हैज़ लर्नड ऑल द लेसन्स, इसका पैसिव वॉइस बन गया ऑल द लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हिम। अब अगला सेंटेंस, नो बॉडी कैन डू इट, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। अब बॉडी किसी का नाम तो है नहीं, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है नेगेटिव सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस तरह से इट को लिख दिया, इट का सब्जेक्ट इट ही होता है, इट अपने आप में ये ऑब्जेक्ट भी है तो सब्जेक्ट भी है, बस जगह बदलना है इसका। वर्ब से पहले तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट है। तो इट अब क्या है, कैन है, इसको कैन लिख दिया। अब नो है ना, नो जो लिखा हुआ है इसको अंदर वाले हिस्से में, अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कैन नॉट करें, पूरा लिखेंगे तो कैन नॉट हो जाएगा। अगर हम संक्षेप में लिखेंगे तो अपॉस्ट्रोफी मार करके यहाँ क्या करेंगे, टी लिख देंगे, कैंट, ठीक है। इट कैंट बी डन, इसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नो बॉडी कैन डू इट, इसे कोई भी हल नहीं कर सकता, इसे कोई भी नहीं कर सकता है, तो इट कैंट बी डन, इसे नहीं किया जा सकता है, तो ये इसकी हिंदी बन गई, ठीक है। तो इसमें कैन नॉट को अगर आप पूरा पूरा लिखेंगे तो कैन के बाद नोट लिख सकते हैं, अगर आप संक्षिप्त में लिखें तो कैंट कर दें। ये कैन होता है, इसके बाद में हमने टी लिखा है तो कैंट हो जाएगा, क्योंकि ये कान नहीं है, CAN का कान नहीं बनता है, कैन बनता है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में जोड़ेंगे तो कांट नहीं होता है, कैंट होता है। आगे देखिए, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, घास से कृपया दूर रहें। तो ये प्लीज वाला सेंटेंस अभी मैंने जैसा कि ऊपर बताया है, तो अब इसको आप यू आर रिक्वेस्टेड टू से हल कर सकते हैं। प्लीज को छोड़ देंगे, इसको निकाल देंगे, इसको लिखा नहीं जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू से आप जब वाक्य बनाएंगे तो अब जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, इतना तो अपनी तरफ से लिखना ही पड़ेगा। अपनी तरफ से इसे तब लिखना है जब आप प्लीज या काइंडली देखें। प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया, और काइंडली का क्या मतलब होता है, अनुग्रह करके या दयालुतापूर्वक। तो जब ये दोनों ही इंपरेटिव सेंटेंस के सामने, वर्ब के सामने लिखा हुआ हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये इस वाक्य के अंदर रिक्वेस्ट दर्शाया गया है। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना खुद की तरफ से लिख करके फिर आप कीप ऑफ द ग्रास ये लिख दें। कीप ऑफ का मतलब क्या हुआ, दूर रहना, कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहें। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास, आपसे प्रार्थना है कि आप घास से दूर रहें, आपसे अनुरोध है कि आप घास से दूर रहें। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। देखिए, वाई शुड यू नॉट बिलीव मी, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करें, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करो, ये हुआ। तो वाई का वाक्य वाई से ही पैसिव वॉइस बन जाएगा। वाई अब शुड है इसमें, तो शुड का शुड तो एक मॉडल है ना, तो इसमें शुड का शुड ही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। अब शुड के बाद क्या बिठाएंगे, अब नॉट है, नेगेटिव है, तो आप नोट को लिखेंगे यहाँ नॉट। उसके नॉट के बाद में क्या करेंगे, बी लगाएंगे। बी के पहले ही नोट को बिठाना पड़ता है जब आप मॉडल से पैसिव वॉइस बना रहे हो। वाई शुड आई नॉट बी, नॉट बी, अब बिलीव है तो बिलीव्ड कर देंगे। वाई शुड आई नॉट बी बिलीव्ड, नॉट बी बिलीव्ड, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया जाए, बाय यू करना होगा। अब इसमें बाय लिख करके अब क्या करेंगे, यू इसका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, तो इसका बाय यू एजेंट बन जाएगा, इसका बाय यू। अब क्या करते हैं, ये इंट्रोगेटिव था इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाना जरूरी है। तो वाई शुड आई नॉट बी बिलीव्ड बाय यू, आपके द्वारा मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया जाए। अब देखिए अगला, पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल ओवर द कंट्री, लोग पूरे देश भर में अंग्रेजी समझते हैं। अब पीपल किसी का नाम तो है नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बस हम तीन ही चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश डालते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, इंग्लिश को लेना है, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो इंग्लिश लिख दिया, सब्जेक्ट बन गया ये इंग्लिश। अब क्या करना है हमें कि इंग्लिश से पूरी, अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट इंग्लिश। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर होता है, तो सब्जेक्ट एक वचन है तो हम इज लगाएंगे, इंग्लिश इज। अब अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, अंडरस्टूड, तो UNDER, अंडर तो इतना लिखना है, फिर आगे स्टैंड का स्टूड कर देना है, ठीक है, STOOD, स्टूड हो गया। तो इंग्लिश इज अंडरस्टूड, अंग्रेजी समझी जाती है। ऑल ओवर द कंट्री, अब यहाँ लिखेंगे ऑल ओवर द कंट्री, COUNTRY। तो क्या बन गया,
इंग्लिश इज अंडरस्टूड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में अंग्रेजी समझी जाती है। अब क्या करना है कि पीपल को हटाना है, बाय पीपल नहीं लिखना है, ठीक है। बाय पीपल किसी का नाम नहीं है, पीपल किसी का नाम नहीं है। अगर यहाँ होता ना मैनी पीपल, तो हमें मैनी पीपल बाय मैनी पीपल लिखना पड़ता, क्योंकि मैनी लगने से वो सुनिश्चित हो जाता है, उसको लिखना पड़ेगा, सर्टेनिटी आ जाती है उसमें। अब पीपल किसी का नाम नहीं है तो इसके आगे कुछ भी नहीं था, तो ये हम लिखेंगे नहीं, अनइम्पॉर्टेंट समझ करके इसको छोड़ दिया जाएगा, और ये बिल्कुल सही है। तो इंग्लिश इज अंडरस्टूड ऑल ओवर द कंट्री। मुझे उम्मीद है कि सारे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आपको समझ में आ गए हैं। यदि पसंद आ जाए मेरा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।